हेलो दोस्तों। आज मैं हेल यूनिवर्सिटी एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चलो, इससे पहले थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं कि एपिसोड 9 में क्या हुआ था। पहले हमने देखा था कि मिया गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसे बचाने के लिए जेन के पास कोई उपाय ना रहने पर वो एस के पास पहुंची। फिर एक पॉइंट पर उसने एस की गर्दन पर चाकू रख दिया। एस तब उसे मदद करने के लिए राजी तो हो गया, लेकिन उसी समय उसने जेन को बता दिया कि इतना बड़ा दुस्साहस दिखाने के लिए उसे भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। मिया की हालत ठीक होने के बाद एस ने जेन को बता दिया कि उसकी सजा असल में क्या होने वाली है। एस ने उसे सजा के रूप में मौत दे दी और बताया कि उसके पास सिर्फ शनिवार तक का समय है। उसके बाद हम जान पाते हैं कि ब्लैक ब्लड ग्रुप का लीडर नाजीर असल में निक्की का बॉयफ्रेंड है, और वहीं से जेन को पता चलता है कि उसका दोस्त मैट, जिसे वो सबसे ज्यादा विश्वास करती थी, वो इस ग्रुप में ज्वाइन कर चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इस ग्रुप का नया को लीडर भी चुना जा चुका है। जेन इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और तुरंत वहां से बाहर निकल आती है। और तभी वो डेविल गॉड वॉरियर के असली लीडर रे सिल्वेनिया को देख लेती है। अब रे सिल्वेनिया यहाँ क्यों आया है या किस कारण से आया है, ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो देर न करते हुए एपिसोड 10 शुरू करते हैं। इससे पहले एक और बात, जिन लोग को एस और जेन को साथ देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, उनके लिए आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम उन दोनों को काफी लंबे समय तक साथ देखने वाले हैं। याहो, एपिसोड 10 की शुरुआत मैट की बैक स्टोरी दिखाकर होती है। वो इस गैंग में कैसे ज्वाइन किया, ये बताने के जरिए। तो देखा जाता है कि एक दिन मैट ब्लडी नाइट में ब्लैक ब्लड गैंग के गुप्त अड्डे पर पहुंच जाता है, क्योंकि मैट इस गैंग के लीडर नाजीर से बात करना चाहता है। जिस लड़के ने मैट को वहां लेके आया, वो कहता है, बॉस, ये लड़का आपसे बात करना चाहता है। उसे देखकर वो लाल बालों वाला लड़का यानी लुक थोड़ा व्यंग करते हुए कहता है, आज देखो हमारे साथ नया कोई मिलने आया है। तब जिस लड़के ने मैट को वहां लेके आया था, वो कहता है, बॉस, ये लड़का बहुत जिद्दी है, किसी भी हाल में जाना नहीं चाहता। कह रहा है कि जब तक आपसे बात नहीं कर लेगा कहीं नहीं जाएगा। ये सुनकर लुक सबको रोककर कहता है, बॉस, अब आप इस तरह की किसी से बात करेंगे? फिर मैट के साथ आए उस लड़के को डांटते हुए कहता है, भले ही कुछ भी हो, तुमने उसे यहां आने की परमिशन कैसे दे दी? अब जाओ, इसे यहां से ले जाओ। उसकी इन सब बातों के बीच नाजीर तब कह उठता है, तुम यहां क्यों आए हो? तब मैट कहता है, मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूं, क्योंकि मैं आपके गैंग में ज्वाइन करना चाहता हूं। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग उस पर मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं, और लुक कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे गैंग में ज्वाइन करना इतना आसान है? क्या तुम सोच रहे हो कि बॉस के सामने आकर अटेंडेंस दोगे और जादू की तरह हमारे गैंग का मेंबर बन जाओगे? ये कहकर सब फिर से उस पर हंसने लगते हैं। उसके बाद नाजीर सबको रोककर कहता है, तुम हमारे लड़कों की बातों से मन खराब मत करो, उन्हें माफ कर दो। और तुम क्या कह रहे थे? तुम यहां क्यों आए हो? ये कहकर वो उठकर खड़ा हो जाता है। तब मैट बहुत साहस के साथ कह उठता है, मैं आपके गैंग में ज्वाइन करना चाहता हूं, इसीलिए यहां आया हूं। ये सुनकर निक्की कहती है, क्यों नहीं, हमारी गैंग में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा है। ये कहकर वो नाजीर की तरफ देखती है, फिर कहती है, इस लड़के को तो एक चांस देना ही चाहिए। निक्की की बात सुनकर नाजीर मैट से कहता है, सच में तुम में साहस है, तुम ब्लडी नाइट जैसी रात में हमारे पास आने का साहस कैसे कर सके? अब मैं असली कारण जानना चाहता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। उसकी बात सुनकर सब एकदम चुप हो जाते हैं। तब नाजीर कहता है, इतना साहस करके आए हो, अब फिर चुप क्यों हो गए? ठीक है, समझ गया, चलो तुम्हारे लिए मामला थोड़ा आसान कर देता हूं। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम असल में हमसे क्या चाहते हो? तब मैट जवाब में कह उठता है, पावर। वो उनसे पावर चाहता है। और ये बात सुनते ही फिर से वो सारे साथी हंसने लगते हैं। तब नाजीर कहता है, पावर, लेकिन पावर देने की चीज नहीं होती, पावर तो योग्यता से अर्जित करनी पड़ती है। तब लुक बीच में आकर कहता है, ठीक है, तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन क्या तुम जानते हो हम यहां तक पहुंचने के लिए कितना खून बहा चुके हैं, कितने सैक्रिफाइस के बाद हम यहां जुड़ पाए हैं? तुम्हें कोई अंदाजा है? मैं असल में ये कह रहा हूं कि अगर तुम इस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे हराना होगा, लेकिन एक शर्त है, हार गए तो रोना मत। ये कहकर वो फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है। तब नाजीर कह उठता है, ठीक है, तो यही होगा, हमारे गैंग में ज्वाइन करने के लिए पहले तुम्हें लुक को हराना होगा और अपनी योग्यता दिखानी होगी। लेकिन बता देता हूं, लुक को हराना इतना आसान नहीं होगा। उसके बाद लुक मैट की तरफ इशारा करके कहता है, तो चलो खेलते हैं। क्या डर गए हो या फिर तुम डर कर अपने डॉर्मेट्री में वापस जाना चाहते हो? इतनी सारी बातें सुनकर अब मैट गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, एक और बात बोला तो तुम्हारे शरीर के बालों के साथ साथ और भी कई हिस्से लाल कर दूंगा। ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं।
उसके बाद निक्की उन दोनों को एक साथ लड़ने के लिए भेज देती है। निक्की लुक की तरफ देखकर कहती है, लुक, हमारी इज्जत मत्तिग में मत मिलाना। और नाजीर कहता है, लुक, आज दिखा दो कि लड़ाई कैसे करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में लुक थोड़ा थोड़ा छलांग लगाकर मैट पर अटैक करता है, लेकिन मैट भी उसे बहुत अच्छे से डिफेंड करता रहता है और एक पॉइंट पर मैट ही लुक को कुचलकर गिरा देता है। लुक जमीन पर गिर जाता है, फिर गुस्से में उठकर खड़ा होता है। लड़ाई के इस स्टेज पर दोनों बिल्कुल बराबर बराबर एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं और एक पॉइंट पर मैट उसे फिर एक घूंसा मारकर जमीन पर लिटा देता है। उसके बाद लुक एक बैट हाथ में लेकर उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन मैट उसे उस बैट से मारता नहीं है और इसी तरह वो मैच जीत जाता है। आसपास के सब लोग उसकी इस लड़ाई स्किल देखकर पूरी तरह इंप्रेस हो जाते हैं और इसी तरह वो वर्तमान में इस गैंग का को-लीडर बनकर ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद दृश्य फिर से उसी जगह आ जाता है जहां जीन और रे सिल्वेनिया की मुलाकात हुई थी। जीन उस समय मैट की सच्चाई जानकर बहुत दुखी थी। वो बाहर निकलकर अपना मास्क फेंक देती है और कहती है, क्यों, तुम्हें ये सब क्यों करना पड़ रहा है मैट? मैंने तुम पर विश्वास किया था, मैं तुमसे नफरत करती हूं। ये कहकर वो गुस्से और दुख में चीखने लगती है। तभी पीछे से रे सिल्वेनिया कहता है, तुम थोड़ा ज्यादा शोर कर रही हो। जीन तुरंत पीछे मुड़कर झाड़ते हुए कह उठती है, उससे तुम्हें क्या? तभी वो सामने रेस को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। वो देख ही लेती है कि ये असली रे सिल्वेनिया है, जो डेविल गॉड वॉरियर का असली गैंग लीडर है। रे उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि ब्लडी नाइट में, वो भी इतनी रात को, यहां अकेली लड़की का रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है? और तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो? क्या तुम मुझे देखकर डर रही हो? असल में तुम्हें मुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा खतरनाक कोई और है, ऐसा कोई जिसे तुम कभी चैलेंज करना भी नहीं चाहोगी। जेन कहती है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? लेकिन रे इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम असल में किस वजह से इतनी ज्यादा परेशान हो। फिर थोड़ा हंसकर कहता है, क्या उन्होंने सोचा था ये इतना आसान है? एक नया कोई आएगा और मुझे इसी तरह मार देगा। वो असल में मैट की बात कर रहा था, क्योंकि मैट अब ऑपोजिट टीम का लीडर बन चुका है। उसी वजह से वो अब रे सिल्वेनिया का एक बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है और जीन भी असल में इसी बात को लेकर डर रही थी। वो तुरंत कह उठती है, मैट को हाथ लगाने की भी हिम्मत मत करना। तब रेस कहता है, तुम अभी भी उस पर विश्वास रखती हो, लेकिन क्यों? उसने तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को धोखा दिया है, तुम्हारे दुश्मन दल में ज्वाइन कर लिया है। तब जेन कहती है, मेरा विश्वास है मैट ने ऐसा करने के पीछे जरूर कोई कारण होगा। रेस कहता है, कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा करने के पीछे फिर क्या कारण हो सकता है? अच्छा, तो तुम मुझे एक कारण दिखाओ, मुझे ऐसा एक कारण दिखाओ जिससे मैं कन्विंस हो जाऊं, ताकि उसे ना मारूं, और अगर तुम मुझे एक वैलिड कारण दिखा सकूं तभी मैं उसे छोड़ दूंगा। ये सुनते ही जीन कह उठती है, उसका ऐसा करने का कारण हूं मैं, मेरे लिए उसने ऐसा किया है। तब रेस कहता है, ओह अच्छा, तो अगर ये सच में तुम्हारे लिए है तो ये कारण बिल्कुल काफी है, क्योंकि तुम सामान्य कोई नहीं हो, क्योंकि तुम हमें बहुत कुछ दे रही हो। जीन सोचने लगती है, वो उन्हें क्या दे रही है। उसके बाद रेस उसके कंधे पर टैप करके कहता है, अच्छा, मैं मैट को नहीं मारूंगा और इसके पीछे का कारण तुम हो, यह संभव है, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम हमारे लिए एक बड़ी संपत्ति बन जाओ या हमारे कंधे का कोई बोझ, और ये तो समय ही बताएगा कि तुम असल में क्या हो, और नतीजा चाहे जो भी हो, फिलहाल मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूं। जेन उसकी इन सब बातों में से कुछ भी नहीं समझ पाती। वो कहती है, मुझे नहीं पता तुम असल में क्या कह रहे हो, तुम जो भी करो मेरे दोस्त को कोई नुकसान मत पहुंचाना। ये सुनकर रेस कहता है, मैं अभी तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जब तक वो हमारे रास्ते में बाधा नहीं बनता तब तक वो मेरा टारगेट नहीं होगा, यानी वो सेफ रहेगा। ये कहकर वो उसके गले का स्कार्फ ठीक कर देता है और उसे वहां से जाने को कहता है। रेस की वहां से जाते ही डेव वहां आ पहुंचता है, यानी डेव भी इस ग्रुप का ही कोई मेंबर था। वो जीन को वहां देखकर जल्दी से उसे वहां से ले जाता है। उस समय भी बाहर ब्लडी नाइट चल रहा था और अंदर बाकी दोनों लड़कियां सो रही थीं। जेन लड़कियों का दरवाजा बंद करके बाहर आती है और डेव के साथ इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए। डेव पहले जेन से पूछता है, तुम वहां क्या कर रही थीं? उसके बाद वो कह उठता है, ओ अच्छा, समझ गया, तुम मैट के लिए वहां गई थीं, लेकिन तुम जानती हो रात के इस समय बाहर जाना बिल्कुल भी उचित नहीं था। तब जेन कहती है, यही सवाल तो मेरा भी है, तुम भी इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? और क्या हम सच में दोस्त हैं? क्योंकि दोस्त ऐसा नहीं करते। झूठ, अभिनय, छुपाना छिपाना, ये सब दोस्तों के बीच नहीं होता। तब डेव कहता है, तुम असल में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि हमने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया।
इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम लोगों को भी इस खतरे में डालें। तब जेन कहती है, क्या तुम भूल गए हो डेव, हम पहले ही यहां आकर खतरे में फंस चुके हैं, और तुम जो कह रहे हो वो कभी भी पर्याप्त कारण नहीं हो सकता। हमें इतना बड़ा सच बताने की जरूरत थी। उसके बाद जेन पूछती है, अब भी क्या मिया और वनेसा को कुछ भी नहीं पता चलेगा? डेव कहता है, सही समय आने पर वो भी जान जाएंगी, लेकिन अभी नहीं। जेन वहां से उठकर चली जाती है और अपने रूम में आकर सोचने लगती है आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। वो किसी भी तरह समझ नहीं पा रही थी कि मैट ऐसा कुछ कभी कर सकता है। उसके बाद हम अगले दिन सुबह का दृश्य देखते हैं, जब वो सब क्लास जाने के लिए डॉर्मेट्री से बाहर निकल रहे थे। बाकी उसके सारे दोस्त हमेशा की तरह हंसते खुश थे, सिर्फ जेन और मैट को छोड़कर। मैट के सीने और हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और इसका कारण तो हम सब जानते हैं। इधर जेन उसकी तरफ देखकर सोच रही थी, मैं कल रात की घटना कभी नहीं भूलूंगी। उसे देखते ही उसकी सच्चाई मेरी आंखों के सामने तैरने लगती है। वो चाहकर भी मैट के सामने नहीं आ पाती। वो मैट की तरफ मुड़े बिना वहां से चली जाती है। तब भी वो मन ही मन सोचती रहती है, मैं कभी भी सब कुछ भूलकर झूठा अभिनय नहीं कर पाऊंगी। मैट भी समझ जाता है कि जेन हमेशा की तरह उससे बात नहीं कर रही है, कुछ तो हुआ है। उसके बाद जब जेन ग्लास की तरफ जा रही थी, तभी वहां एक अनजान लड़का आकर उसके पीछे लग जाता है। जेन भी बात समझकर पीछे मुड़ती है तो वो लड़का फिर से छिप जाता है। फिर वो जेन की तरफ तेजी से आने लगता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद इस लड़के के लॉकर में ही जेन का नाम लिखा था, और इसी वजह से वो उसे मारने के लिए पीछा कर रहा था। जेन भी बात समझकर जल्दी से दौड़ लगाती है। ठीक उसी समय एक मास्क पहने लड़की आती है और उस लड़के को चाकू से मारकर वहीं मार डालती है। यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है कि लड़की का मास्क लाल रंग का था, यानी वो रेस सिल्वेनिया के गैंग की ही एक मेंबर थी। इधर जेन बिल्कुल भी पीछे नहीं देखती, वो एक दौड़ लगाकर वहां से चली जाती है। उसके बाद हम एस को देखते हैं। एस आईने के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था और शायद पहली बार अपनी बिखरी हुई बालों को ठीक कर रहा था। इधर जेन को देखा जाता है कि वो अकेली बैठी हुई थी। तभी वहां से वो काला बिल्ला गुजरता है और जेन उसे देखकर अपनी गोद में उठा लेती है और कहती है, क्या बात है, कल रात भी तुम्हें देखा था और अब भी देख रही हूं। क्या तुम मेरे पीछे पड़े हो या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम दूसरों को डराकर मजा लेते हो, है ना? तुम्हारा नाम क्या हो सकता है? क्या तुम्हारा आज भी कोई नाम है? मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या हो सकता है, हुई। ये नाम तुम्हें बहुत सूट करेगा। तुम तो हमेशा अचानक आकर मुझे चौंका देते हो। इस बार तुम्हें ये नया नाम मिलने पर कैसा लग रहा है? और देखो तुम कितने गंदे हो गए हो। वो इसी तरह उस बिल्ले से बात कर रही थी और ठीक उसी पल एस जेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी पागलपन की भी कोई सीमा नहीं है। बिल्ले से बात करना क्या तुम्हें खत्म हो गया? तब जेन कहती है, क्या तुम जानते हो कि इस बिल्ले का एक नाम है और वो है हुई? ये सुनकर एस कहता है, तुम तो बहुत कुछ लेकर पड़ी रहती हो, लेकिन कभी सोचा भी नहीं होगा कि कार्नी तुम्हारे पास चला आएगा। तब जेन कहती है, ये कार्नी फिर कौन है? क्या तुम्हें लगता है कि अगर सब उसे होई कहकर बुलाएंगे तो ये बात और भी मजेदार नहीं हो जाएगी? मैं तो उसे होई कहकर ही बुलाऊंगी। ये कहकर वो बिल्ले के साथ मजाक करने लगती है। एस जेन की तरफ बहुत ध्यान से देखता है। उसके बाद जेन से कहता है, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम इन दिनों ठीक से खा नहीं रही हो। फिर वो आगे कहता है, मैं समझ रहा हूं, यहां जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम काफी डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन क्या तुम जानती हो, ऐसे कई समय आते हैं जब स्थिति तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती। उस समय तुम्हारे पास और कुछ करने को नहीं बचता। लेकिन जेन उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी, वो बस उसी की तरफ देख रही थी। एस कहता है, क्या हुआ, क्या देख रही हो? जेन कहती है, कुछ तो अलग लग रहा है। क्या तुम आज अपने बिखरे हुए बालों को ठीक करके आए हो? एस थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम असल में क्या कहना चाह रही हो मिशन। ये कहकर वो फिर से सीरियस होने की कोशिश करता है और उसके इन सब कामों को देखकर जेन भी हंसने लगती है। एस थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे से खाना पीना चाहिए, तुम इन दिनों आंखों से भी कम देख रही हो। जेन कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें देखकर क्लियरली समझ आ रहा है कि तुमने कितना एफर्ट लेकर लुक चेंज किया है। तुम्हारे लुक में काफी बदलाव दिख रहा है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बालों की वजह से है। तुम्हारे बाल आज बिल्कुल अलग लग रहे हैं। तब एस फिर ना करते हुए कहता है, मैं सच में समझ नहीं पा रहा कि तुम ये सब उल्टा सीधा क्या बोल रही हो। ठीक उसी समय वो बिल्ला हुई आवाज निकालता है। जेन उस बिल्ले से कहती है, तुमने उसे कुछ कहा क्या? क्या कहा, एक बार फिर से बोलो। तब एस कहता है, क्या तुम्हें अभी भी बिल्ले से बात करना खत्म नहीं हुआ? वो हंसते हुए कहता है, पहले समझने दो कि हुई क्या कहना चाहता है। ओ अच्छा, हुई एक ही बात कह रहा था। वो अभी अभी कह रहा था कि तुम्हें बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। ये बात सुनकर एस खुश हो जाता है।
वो कहता है, क्या सच? मैट से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा हूं। बेचारा एस खुद को रोक नहीं पाता और तुलना कर बैठता है। ये बात कहते ही वो तुरंत शर्मा जाता है। जेन भी थोड़ा समझ जाती है और वो उस समय बिल्कुल चुप रह जाती है। उसके बाद एस कहता है, ठीक है, ये सब छोड़ दो, और वो अपने बालों को फिर से पहले जैसा कर लेता है। तभी वहां दूर से मैट दिखाई देता है। एस भी मैट को वहां देख लेता है, लेकिन बाकी दिनों की तरह मैट को देखकर जेन उसके पास नहीं जाती। ये बात एस फिर से नोटिस कर लेता है। जेन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर एस समझ जाता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। बिल्ला जेन की गोद से नीचे उतरकर कहीं चला जाता है और वो दोनों उसे ढूंढते ढूंढते एक जगह आ जाते हैं। वो कहता है, मैंने साफ देखा था कि वो इसी तरफ आया है। उसी समय वहां एक लड़की आकर हाजिर होती है और साथ ही सुप्रीमो उसके पैरों में गिरकर उसकी मदद मांगने लगता है। वो एस के पास रोते हुए कहती है, मैं तुमसे अपनी माँ की जान की भीख मांग रही हूं। मैं अपनी माँ के बिना नहीं जी पाऊंगी। कृपया करके किसी भी तरह उसे बचा लो। सुप्रीमो उसके हाथ को अपने से अलग कर लेता है और उसे दूर धकेल देता है। इस लड़की का नाम लाइका था। ठीक उसी समय वहां लाइका की माँ आ जाती है, जिसकी जान वो एस से भीख मांग रही थी। उसकी माँ आकर कहती है, तुम यहां क्या कर रही हो? अभी उठकर खड़ी हो जाओ और जो तुम्हें करना है वो करो। लाइका रोते रोते कहती है, मैं कभी भी वो नहीं कर पाऊंगी। असल में लाइका की माँ भी हेल यूनिवर्सिटी की एक टीचर थी और लाइका को अब खुद को बचाने के लिए अपनी माँ को ही मारना होगा, जो लाइका बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। और लाइका की माँ लाइका को जबरदस्ती कर रही थी कि वो उसे मार डाले। जेन को तभी वो दिन की घटना याद आ जाती है जिस दिन लाइका ने अपना लॉकर खोलकर उसमें अपनी माँ का नाम लिखा देखा था और जोर जोर से रो रही थी। कितनी क्रूरता है, एक लड़की को उसकी अपनी माँ को मारने का काम सौंपा गया है। ये बात जेन बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। जेन तब एस से कहने लगती है, मुझे यहां से ले चलो, मैं ऐसी क्रूरता का गवाह नहीं बनना चाहती। इधर लाइका की मां लाइका को बहुत जोर दे रही थी, साथ ही दोनों ही रोते रोते टूट चुकी थीं। लाइका कह रही थी, अगर तुम भी मर गई तो इस दुनिया में मेरे पास और कोई नहीं बचेगा, फिर मैं जीकर क्या करूंगी? तब जेन कहती है, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? क्या हम उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं कर सकते? वो एस से बार बार कहने लगती है, सिर्फ एक बार, सिर्फ इस बार के लिए। लेकिन जेन कुछ ना कहकर उसे जकड़ लेती है और एस से बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है। अफसोस, अगर उसने मियाँ के मामले में भी इसी तरह रिक्वेस्ट की होती तो उसे मौत की सज़ा नहीं मिलती जैसी मिलनी थी। एस जेन को इस असहाय हालत में देख नहीं पाता। वो भी जेन को जकड़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि इस मामले में उसके पास कुछ भी करने को नहीं है। ये सुनकर जेन और भी मजबूती से एस को जकड़ लेती है और रोते हुए उसके पास रिक्वेस्ट करती रहती है। जेन इस घटना को बिल्कुल भी होने नहीं देखना चाहती थी। एक पॉइंट पर आकर एस के पास भी और कुछ करने को नहीं बचता। वो जेन की रिक्वेस्ट मान लेता है और कहता है, ठीक है, इस बार के लिए मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। वो लाइका के पास से वो चाकू ले लेता है और फेंक देता है। फिर वो लाइका की माँ के कान में कुछ एक बात कहता है, जिस बात को सुनकर उसकी माँ तुरंत रुक जाती है और लाइका को जकड़ लेती है। यानी अब उसे मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। उसके बाद एस जेन को लेकर वहां से चला जाता है और जेन तभी सामने हुई को देखकर दौड़कर उसे लेने जाती है। रास्ते में जाते हुए जेन एस से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद वो उसे धन्यवाद देती है उसकी इस विश को पूरा करने के लिए। तब एस कहता है, भूल मत जाना, मैं अभी भी यहाँ का सुप्रीम स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं जिसे चाहूँ उसे बचा सकता हूँ। इधर एस को देखा जाता है कि वो उस बिल्ले से थोड़ी दूरी बनाकर चल रहा था। तब वो आगे कहता है, मैं लेकिन सबको हमेशा नहीं बचा पाऊंगा और ये बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। तब जेन कहती है, मैं अपनी खुद की देखभाल कर सकती हूँ। एस कहता है, क्या सच? क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही हो? तब एस कहता है, मैं पहले जिस जेन सॉन को जानता था तुम अब पहले जैसी नहीं हो। मैंने आज खुद देखा कि तुमने मैट को कैसे इग्नोर किया, उससे नजरें फेर लीं, लेकिन पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। मेरी सेक्रेटरी कभी भी मैट को देखकर ऐसा नहीं कर सकती। तब जेन दृढ़ता से कह उठती है, मैं अभी भी पहले जैसी ही हूं। एस कहता है, नहीं, तुम बहुत कमजोर हो गई हो और यहां कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। वो दूसरों के लिए सिर्फ बोझ होते हैं और मैं जिस जेन सॉन को जानता हूं वो अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा प्यार करती है और ठीक यही बात मेरी नजर में आई थी। तब जेन कहती है, अगर तुम सच में मुझे जानते हो तो ये भी जानना चाहिए था कि मैं सेकंड भी नहीं हार सकती। इसलिए मैं तुमसे फिर से कह रही हूं, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूं। खुद को खतरे से कैसे बचाना है ये मुझे पता है। तब एस कहता है, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कैसा कर पा सकती हो। उसके बाद मैं जरूर तुम्हें जज करूंगा कि तुम खुद को कितना बचा पाती हो। जेन कहती है, बिल्कुल,
अगर मुझे अपनी स्किल दिखाने का मौका मिला तो मैं जरूर दिखाऊंगी। एस कहता है, ठीक है, जब तुम फ्री हो यानी तुम्हारे लास्ट पीरियड के बाद एसएसजी ऑफिस में आना, वहां देखेंगे कि तुम खुद को कितना अच्छा सेल्फ डिफेंस कर सकती हो। जेन कहती है, ठीक है, मैं भी तुम्हें दिखा दूंगी। एस उसके स्पिरिट को देखकर कहता है, यही तो मेरी सेक्रेटरी है, धीरे धीरे फिर से अपने जोन में वापस आ रही है। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम कर सकता हूं। जेन पूछती है, अब हम फिर कहां जा रहे हैं? एस कहता है, एडमिन के पास यानी मैडम वायलेट के पास। एस कहता है, अब हमें एडमिन बिल्डिंग में जाना होगा ताकि हम लाइका और मिस आयला को सच में बचा सकें। उसके बाद वो दोनों मिलकर एडमिन बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर एस जेन से कहता है, अंदर मिस वायलेट और मिस्टर फ्रांसिस्को को मैं संभाल लूंगा। एस ये कहकर जेन का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है और बहुत साहस और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ जाता है। मिस वायलेट उन दोनों को वहां देखकर कहती है, आज ये इतना दुर्लभ घटना कैसे हो गई? तुम और ये इस समय यहां क्या कर रहे हो? तब एस साहस भरकर कहता है, मैं जो कहना चाहता हूं वो सीधे कहना चाहता हूं। मैं यहां मिस आयला की मुक्ति की मांग लेकर आया हूं। मिस वायलेट कहती है, तो तुम चाहते हो कि मैं मिस आयला को रिहा कर दूं, लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से जानते हो कि इस हेल यूनिवर्सिटी के बने हुए रूल्स और रेगुलेशंस कितने महत्वपूर्ण हैं और वो मेरे लिए कितना महत्व रखते हैं। लेकिन मैं भी तो अपने स्टूडेंट गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट सुप्रीमो के लिए ये फेवर करने का मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती। लेकिन एक चीज मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर रही है। ये पहली बार है जब तुम मुझसे इस तरह कुछ मांग रहे हो। इस कमजोरी के पीछे क्या कारण हो सकता है? तब एस कहता है, मुझे लगता है कि हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। भले ही ये हेल यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक लड़की के हाथों से उसकी मां को मारना ये सच में बहुत ज्यादा हो जाता है। तब मिस वायलेट खड़े होकर कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम जिस मुक्ति की मांग लेकर यहां आए हो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, इसका अंदाजा तुम्हें है। और मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना एकमात्र नियम अभी भी नहीं भूले हो। सुप्रीमो बनने के लिए तुम्हें सिर्फ एक रूल मानना होगा, और तुम्हारी इस पोजीशन से बाहर निकलने के लिए भी वही एक रूल काफी है। और वो रूल ये है कि तुम कभी भी किसी के साथ में जुड़ नहीं पाओगे, तुम किसी के साथ दोस्ती तक नहीं कर पाओगे। हमेशा ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे रास्ते की रुकावट न बन जाएं। यानी एस कभी किसी के साथ रिलेशन में नहीं पड़ सकता। इस समय एस मैडम वायलेट से कहता है, आपको इस विषय पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तब मिस वायलेट कहती है, मैं भी तुमसे यही उम्मीद कर रही हूं। तो ठीक है, बात के अनुसार मैं उन दोनों को रिहा कर देती हूं। उनको जाकर बता दो कि अब वो मुक्त हैं, कुछ समय के लिए वो निश्चिंत होकर सांस ले सकेंगी। उसके बाद वो उन दोनों की तरफ देखकर एस से फिर कहती है, अचानक तुमने मुझे लक्स की याद दिला दी। एक समय लक्स की स्थिति भी तुम्हारी तरह ही थी। ये बात सुनकर एस तुरंत कह उठता है, मैं कभी भी उसके जैसा नहीं हूं, मेरे अंदर उसके जैसा कुछ भी नहीं है। तब मिस वायलेट कहती है, उस मां और बेटी को तो मैंने बचा लिया, लेकिन जेन, तुम्हें कौन बचा रहा है? तुम्हें भी मुक्ति दे दी गई है। जेन ये बात सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। वो कहती है, मुझे फिर किसने बचाया? तब मैडम वायलेट कहती है, जिसके चिट पर तुम्हारा नाम आया था उसी को किसी ने मार डाला है, और इसी तरह तुम बच गई हो। मुझे लगता है कि यहां तुम्हारा कोई गार्डियन एंजल है जो बार बार तुम्हें बचा रहा है। उसके बाद वो उस बिल्ले की तरफ देखकर कहती है, ये बिल्ला तुमने फिर कहां से पाया? यानी मैडम वायलेट इस बिल्ले को अच्छे से जानती है। जेन कहती है, ये बिल्ला खुद मेरे पास आया है, इस बिल्ले को बाद में मैं मुक्त कर दूंगी। मैडम वायलेट कहती है, जितनी जल्दी हो सके ये काम करो, इस बिल्ले को छोड़ दो। उसके बाद वो एस की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम्हारा यहां और कोई काम है? एस कहता है, आज के लिए और कोई काम नहीं है। उसके बाद एस फिर से जेन का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल आता है। अगले दिन हम मैट को देखते हैं। उसके कंधे में अभी भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसके बाद माइक पर एक और अनाउंसमेंट सुनाई देता है, जहां मिस्टर फ्रांसिस्को कहते हैं, लॉकर गेम यहीं समाप्त किया जाता है और खेल में अब तक अनसुलझे सभी कार्य रद्द कर दिए गए हैं। यह अनाउंसमेंट सुनकर जेन कहती है, अच्छा, ये मौत का खेल तो फिलहाल रुक गया, लेकिन इससे भी शांति नहीं आएगी। उसके बाद एसएसजी रूम का दृश्य दिखाया जाता है, जहां सुप्रीमो एक बोर्ड पर फाउंडेशन डे यानी यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस के रूप में कुछ स्पेशल एक्टिविटी लिख रहा था। इस समय जेन पूरी तरह अन्यमनस्क थी, इसलिए एस जेन से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तब मैडम कैट कहती है, मिस जोन, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारी पोजीशन के अनुसार ये काम तो तुम्हें करने चाहिए थे। फाउंडेशन डे के मौके पर कौन कौन से स्पेशल कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं?
इन विषयों पर तुम्हारे पास धारणा होनी चाहिए। तुम्हारा काम ही है इन सब पर आइडिया देना और हमारा काम है तुम्हारे आइडिया को अप्रूव करना। तब जेन कहती है, मुझे लगता है कि इस दिन के मौके पर हमें कुछ लेजर एक्टिविटी और कुछ मज़ेदार खेलों का आयोजन करना चाहिए। ये सुनकर एस कहता है, तो ये तुम्हारा आइडिया है, तो यहां आकर अपने आइडिया बोर्ड पर लिखो। ये कहकर वो उसके हाथ में चौक थमा देता है। उसके बाद जेन एक एक करके अपने सारे आइडिया बोर्ड पर लिखती है, जिनमें थे ब्यूटी पेजेंट, माइंड गेम, नाच की प्रतियोगिता आदि। उसके इन आइडिया को देखकर मिस कैट इंप्रेस हो जाती है। वो कहती है, यहां ब्यूटी पेजेंट का आइडिया सबसे अच्छा लगा है। एस भी काफी इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है, अगर इस लिस्ट में किसी को कोई समस्या नहीं है तो मैं इसे अप्रूव कर रहा हूं। उसके बाद वो मिस कैट की तरफ देखकर कहता है, मैं आपको शुरू से ही कह रहा था, जेन इस सेक्रेटरी पोजीशन को बाकी सबसे ज्यादा डिजर्व करती है। तब जेन कहती है, क्या मेरा और कोई काम बाकी है? अगर नहीं तो मैं अब जाना चाहती हूं। मिस कैट कहती है, नहीं, फिलहाल और कोई काम नहीं है, तुम अब जा सकती हो। जेन वहां से चली जाती है और इधर एस जेन के बारे में सोच सोचकर मुस्कुराने लगता है। उसके बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहां जेन अपना काम कर रही थी। ठीक उसी समय वहां लियम आ जाता है। वो आकर कहता है, तुम क्या सोच रही हो? मुझे पता है कि स्थिति तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जटिल हो गई है और हम इन विषयों पर ज्यादा सोचकर इन्हें और जटिल बना लेते हैं। जेन उसकी बात सुनकर काफी बिरकट हो जाती है। वो बिरकट स्वर में कहती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं अभी बहुत बिजी हूं। तब लियम कहता है, अरे इतना सख्त होने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था और लग रहा था कि शायद तुम मेरी मदद कर सकती हो। लियम जेन से पूछता है, इंसानों की भावनाएं अचानक क्यों बदल जाती हैं? क्या तुम बता सकती हो? ये बात सुनकर जेन कहती है, तुम असल में क्या कहना चाह रहे हो? तब लियम कहता है, ठीक है, इस बार मैं थोड़ा आसान करके कहता हूं। मैं असल में जानना चाहता हूं कि इंसान अचानक क्यों बदल जाता है। जवाब में जेन कहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। इंसानों का व्यक्तित्व या भावनाएं एक जैसे नहीं रहते। और अब अगर तुम्हारे ये अजीब सवाल पूछने हो गए हो तो तुम जा सकते हो। तब लियम कहता है, दोस्ती की भावना भी क्या बदल जाती है? अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये बात मैं दिमाग में रख लेता हूं, यही कि सब कुछ बदलना संभव है। उसके बाद अपने सवाल का जवाब देने के लिए जेन को धन्यवाद देकर वो वहां से चला जाता है। इस लड़की की इन पागलपन भरी बातों को देखकर जेन भी ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसके बाद जेन फिर उसी जगह आती है। तभी उसके पीछे पीछे वहां एस भी आ जाता है। ठीक उसी समय बिल्ला हुई अचानक पेड़ से नीचे उतरकर एस के कंधे पर चढ़कर बैठ जाता है। ये देखकर एस बहुत डर जाता है। वो जेन से कहने लगता है कि बिल्ले को उसके कंधे से हटा दे। उसे इस तरह डरते देखकर जेन भी हंसने लगती है। उसके बाद बिल्ला उसके कंधे से नीचे उतर जाता है। जेन समझ जाती है कि एस इस बिल्ले से कितना डरता है, इसलिए वो बिल्ले को लेकर उसके साथ मजाक करने लगती है। ये सुनकर एस सीना फुलाकर कहता है, कहाँ, मैं बिल्ले से डरता नहीं हूं, मैं तो बिल्ले से बहुत घृणा करता हूं। जेन कहती है, बिल्ले से घृणा करने की क्या बात है? तुम मान क्यों नहीं रहे हो? तुम असल में उसे देखकर डर रहे हो। तब एस आदेश के स्वर में कहता है, मिशन, अभी इस बिल्ले को छोड़ दो। जेन कहती है, पहले तुम मान लो कि तुम उससे डरते हो। एस कहता है, शायद तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूं। मैं किसी से नहीं डरता, खासकर एक बिल्ले से तो बिल्कुल भी नहीं। जेन कहती है, क्या सच? उसके बाद बिल्ला हुई को कहती है, जाओ डैडी एस के पास जाओ। और एस को चढ़ाते हुए कहती है, बेबी हुई तुम्हारी गोद में आना चाहता है, उसे गोद में नहीं लोगे? तब एस बिल्ले के प्रति डर ना दिखाने की बहुत कोशिश करने लगता है और उस कोशिश में वो सीना चौड़ा करके वहां कड़ा होकर खड़ा रहता है। जेन तब समझ जाती है कि एस इतना आसानी से टूटने वाला इंसान नहीं है। तब जेन कहती है, अच्छा ठीक है, मान लिया कि तुम बिल्ले से डरते नहीं हो, लेकिन क्या तुम मुझे डरते हो? एस कहता है, तुम क्या करना चाह रही हो? जेन तब मजाक करते हुए उसके गाल में एक पिंच कर देती है और इसी तरह वो एस के साथ मजाक करने लगती है। तब एस कहता है, काफी हो गया, तुम मुझे दर्द दे रही हो। जेन तब एस के बेबी फेस को देखकर बिल्कुल भी हंसी रोक नहीं पाती। उसके बाद वो एस को इच्छानुसार तंग करने लगती है। तब जेन कहती है, क्या तुम जानते हो, तुम बीच बीच में हंस सकते हो, ये किसी रूल में नहीं लिखा है कि तुम हंस नहीं सकते। एस कहता है, तुम्हारे साथ रहकर फिर कौन आएगा, तुम तो उसके लायक नहीं हो। जेन कहती है, क्यों नहीं, मैं तो उससे भी ज्यादा योग्यता रखती हूं, जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहकर वो फिर जोर से उसके गाल में पिंच कर देती है और एस उसे रुकने को कहता है, लेकिन जेन तब भी नहीं रुक रही थी।
जेन कहती है, मैं इस बिल्ले की तरफ से तुम्हें पिंच कर रही हूं। वो कह रहा है कि तुम हंसो, तो जरा हंसकर दिखाओ। उसके बाद वो बिल्ले को जमीन पर रख देती है और दोनों हाथों से जेन के गाल पिंच करने लगती है। एस कहता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। जेन कहती है, नहीं, आज मैं तुम्हें हंसाकर ही छोड़ूंगी, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो? एस कहता है, काफी हो गया, अब रुको। जेन कहती है, देखो और थोड़ी कोशिश करो तो तुम पूरी तरह हंस सकोगे। तभी अचानक एस बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो कहता है, मैं अब काउंटडाउन शुरू कर रहा हूं। ये कहकर वो गिनती शुरू कर देता है। तब जेन भी रियलाइज कर लेती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जेन कहती है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। जेन डर कर आंखें बंद कर लेती है। 3 तक गिनने के बाद एस जेन के माथे पर धीरे से एक टपकी दे देता है। जेन तब तुरंत सामान्य हो जाती है। तब एस कह उठता है, तो क्या तुम तैयार हो? जेन कहती है, क्या तुम मुझे मौत की तैयारी की बात कर रहे हो? मैं मौत के लिए हमेशा तैयार हूं। एस कहता है, क्या तुम श्योर हो? क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, और इस बार क्या तुम अपनी वजह से मेरे पास मदद मांगोगी? सबके लिए तो मेरे पास मदद मांग लेती हो। तब जेन कहती है, मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। एस कहता है, शायद तुम अभी भी मुझे अच्छे से नहीं जान पाई हो, और तुम्हें जानना चाहिए कि मेरा नाम एस ऐसे ही नहीं पड़ा है। मैं इस नाम की योग्यता भी रखता हूं, इसलिए इस विषय पर फिर से सोचकर देखना। ये कहकर एस वहां से चला जाता है। उसके बाद हम डॉर्मेट्री के अंदर का दृश्य देखते हैं, जहां मिया और वेनेसा होई को देखकर बहुत ज्यादा डर रही थीं और उसे झाड़ू से भगा रही थीं। तभी वहां मम्मा जेन आ जाती है। जेन आकर उन्हें रोक देती है। वो कहती है, तुम लोग इस निरपराध प्राणी पर अत्याचार क्यों कर रही हो? उसके बाद वो प्यार से होई को वहां से बाहर निकाल देती है। लेकिन वेनेसा और मिया तब भी उसे देखकर डर रही थीं। वो सोच रही थीं कि वो कोई भूत है। जेन कहती है, ये कोई भूत नहीं है, इसका नाम होई है। उसके बाद जेन प्यार से होई को डॉर्मेट्री में ही छोड़ देती है। तब वेनेसा आकर जेन से पूछती है, क्या तुमने मैट को देखा है? अचानक तुम दोनों के बीच फिर क्या हो गया? क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है? जेन कहती है, कहाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मिया कहती है, मैंने भी नोटिस किया है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अवॉइड कर रहे हो। जेन तब कुछ कहने ही वाली थी कि ठीक उसी समय मैट उनके सामने आ जाता है। मैट को देखकर जेन जल्दी से उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, हमें बात करनी चाहिए। उन दोनों को इस स्थिति में देखकर वेनेसा एक बहाना बनाकर मिया को अपने साथ वहां से ले जाती है, ताकि वो दोनों एक साथ बात कर सकें। वो लोग वहां से चले जाने के बाद जेन सबसे पहले मैट से सॉरी कहती है। तब मैट कहता है, सच बताऊं तो मैं तुम्हारे व्यवहार से बिल्कुल भी मन खराब नहीं किया। शायद मुझे देखकर लग रहा होगा कि मैं तुमसे अपसेट हूं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तब जेन कहती है, मैं सच में बहुत दुखी हूं तुम्हारे साथ इस तरह व्यवहार करने के लिए। असल में कुछ दिनों से मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जिनके साथ मैं बिल्कुल भी डील नहीं कर पा रही थी। तब मैट कहता है, कोई बात नहीं, इस छोटी सी बात के लिए तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करूंगा। तुम अगर मुझे पूरी तरह अवॉइड भी करो तब भी मैं तुम्हें कभी गलत मत समझना। हर परिस्थिति में मैं तुम्हें सबसे ज्यादा समझने की कोशिश करता हूं, और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैं सच में तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगा। तुम जो भी करो, कभी भी मेरे सामने लो फील मत करना। याद रखना, तुम जो भी करो उसमें मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। माफी तो वो मांगते हैं जो गलती करते हैं, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम कभी जानबूझकर कोई गलती नहीं करोगी। ये सब बातें सुनकर जेन कहती है, मैं अब खुद से ही नफरत कर रही हूं। मैं अब अपने आप से भी डील नहीं कर पा रही हूं। मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती थी? तब मैट उसे रोककर कहता है, तुम मुझे माफ कर दो अगर मेरी वजह से तुम किसी कारण से दुखी हुई हो। मैट असल में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जेन तब कहती है, तुम इतने अच्छे कैसे हो? मैं तुमसे नफरत करती हूं। मैं तुमसे इस वजह से नफरत करती हूं कि तुम जिस तरह मुझ पर विश्वास रखते हो, मुझे समझने की कोशिश करते हो, शायद मैं तुम्हें उसी तरह विश्वास नहीं करती या तुम्हें समझने की कोशिश भी नहीं करती। मैट कहता है, उससे क्या? इसके पीछे काफी कारण हो सकते हैं, और मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा कि तुम मुझे कुछ बताओ। तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों किया? मुझे देखकर भी अनदेखा करने का नाटक क्यों किया? असल में मैं इन सब की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं एक बात पर विश्वास करता हूं, चाहे जो भी हो जाए, दिन के अंत में तुम मुझे ही आकर जकड़ लोगी। ये कहकर वो जेन को जकड़ लेता है। तब जेन मन ही मन सोचने लगती है, मैट के बारे में मेरी धारणाएं शायद सच में गलत थीं।
लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। मैट के ऐसा करने के पीछे चाहे जो भी कारण हो, मैं अब कभी भी उसके ऊपर विश्वास नहीं खोऊंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैट असल में बहुत अच्छा है। जब जेन एस के साथ जुड़ जाती है, उस समय मैट उसे गलत नहीं समझता। जेन असल में क्या चाहती है ये जानने की कोशिश करता है और जेन की खुशी के लिए उन दोनों के रिलेशन को वो मान लेता है। या हो, अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे के मौके पर ब्यूटी पैजेंट का आयोजन किया जाता है, जिस आयोजन में मैट भी भाग लेता है और मैट को देखकर वहां की सारी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती हैं। आयोजन के एक पॉइंट पर मैट अपनी शर्ट उतारने लगता है। ठीक उसी समय एस जेन के सामने आ जाता है। एस बहुत ज्यादा जलन महसूस करने लगता है। वो नहीं चाहता था कि जेन किसी और लड़के को इस हालत में देखे। जेन तो बहुत एक्साइटेड थी। वो एस से कहती है, मेरे सामने से हट जाओ। उसके बाद एस भी अपनी जलन दिखाने के लिए खुद शर्टलेस हो जाता है। फिर जेन से कहता है, अब जितना मन करे उतना देख सकती हो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। जेन की फीलिंग्स दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं और ये बात एस के चेहरे पर भी साफ दिख रही है। इसलिए एक लड़का उससे पूछता है, एस और जेन के बीच क्या रिलेशन है? एस कहता है, वो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है, इसलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तो समझ ही आ रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। वहां हम एस और जेन के और भी क्यूट मोमेंट्स देखने वाले हैं। तो अब स्पॉइलर पार्ट में फिर से वापस आते हैं। मैंने कहा था कि वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं रेस सिल्वेनिया के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। शायद तुम में से कई लोगों को याद होगा कि मिया ने एक बार एक लड़के के बारे में बताया था जिसकी आंखों का रंग लाल था, और वो लड़का ही रेस सिल्वेनिया है। असल में समैंथा रेस सिल्वेनिया की गर्लफ्रेंड थी। रेस सिल्वेनिया एस यानी सुप्रीमो का बड़ा भाई है, और उस समय रेस सिल्वेनिया खुद सुप्रीमो की पोजीशन पर था। रेस का असली नाम है लक्स, जिसका नाम आज शायद तुमने मैडम वायलेट के मुंह से सुना होगा। रेस सिल्वेनिया ने भी उस समय एक गलती की थी। वो समैंथा के प्यार में पड़ गया था, जिसकी वजह से समैंथा को मरना पड़ा, और समैंथा को बचाने के चक्कर में रेस की एक आंख खराब हो गई। और यहां सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि समैंथा की मौत के पीछे एस का बहुत बड़ा हाथ था, और इन सब के बावजूद रेस अपने छोटे भाई एस को माफ कर देता है और वर्तमान में जेन को प्रोटेक्ट करता रहता है। रेस सिल्वेनिया असल में जेन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका भाई एस जेन को पसंद करता है और अपने भाई की खुशी को वो किसी भी शर्त पर बचाना चाहता था। इसके अलावा तुम्हें याद है या नहीं, रेस सिल्वेनिया ने पहली बार जेन और मैट को ब्लडी नाइट के प्रकोप से बचाया था। इसका एक मुख्य कारण यह था कि जेन का आचार व्यवहार और व्यवहार काफी हद तक समैंथा जैसा था। जेन समैंथा की तरह बहुत साहसी है। या हो, स्पॉइलर का पार्ट यहीं खत्म करता हूं। अगले एपिसोड में फिर और स्पॉइलर दे सकेंगे। इसके अलावा तुम में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये कहानी तुम कहां से पढ़ सकते हो। उनके लिए मैं बता दूं, तुम गूगल पर हेल यूनिवर्सिटी बुक पार्ट 1 लिखकर सर्च कर दो। तुम्हें बहुत सारे ऑनलाइन रीडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। वहां से तुम कहानी को इंग्लिश में पढ़ सकते हो। इसके अलावा YouTube पर भी ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो खास तौर पर इन स्पॉइलर वीडियो बनाते हैं, वहां से तुम देख सकते हो। वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो गया है, इसलिए तुम सबके पास